प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो साथियों, आज हम कक्षा 8वीं बिहार बोर्ड का हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, अतीत से वर्तमान जिसे हम कहते हैं, ये बिहार बोर्ड के लिए है। कक्षा 8वीं भाग 3 है। इसमें आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में वो करेंगे हम इस चैप्टर का, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, कब, कहाँ और कैसे, इसी का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों। तो साथियों, इसमें जो कुल कॉन्सेप्ट के रूप में अगर हम देखें तो 20 पेज दिया गया है। अगर मैं इतना लॉन्ग को आपको समझाऊंगा तो लगभग आपको 5 दिन समय लगेगी। डेली एक एक वीडियो डालनी पड़ेगी उस हिसाब से। तो साथियों, हम अपनी विचार के अनुसार आप सभी के लिए जो इस लेसन फॉर्म है, यानी कि एक छोटा सा कहानी के रूप में मैं इस लेसन को कवर कराऊंगा, जिससे आपको जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप उत्तर दे सकते हो। तो चलिए साथियों, हम आज के इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो साथियों, पाठ की जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे बताया गया है। सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, यानी कि जो सुविधा के अनुसार इतिहास है उसको कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो अभी का इतिहास होता क्या है इसको आप समझ लो पहले। तो बच्चों या साथियों, आपको बता दें, इतिहास जो हमारे बीते हुए समय में घटना घटी है उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में घटित घटना को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब बच्चों या साथियों, यहाँ पे जो चैप्टर में बताया गया है मुख्य बात उन्हीं को मैं कवर करता हूँ। देखिए, सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि सुविधा के लिए इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है, तो आप बताओगे 3। प्राचीन और मध्यकाल को हम जान चुके हैं, अब हम आधुनिक काल के इतिहास में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आप 7वीं क्लास में प्राचीन और मध्यकाल के बारे में समझ गए हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के बारे में बताएं। तो चलिए बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है कि प्रत्येक काल में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना वास्तव में यही इतिहास कहलाता है। देखिए, हम तो आपको बताए थे दूसरे आधार पर इतिहास, लेकिन यहाँ पे इतिहास का एक और परिभाषा हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक काल में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना है क्या कहलाता है? वास्तव में यही इतिहास है। यानी कि समाज में जो घटना हुआ है उसको आप एक बना सकते हैं पेज, यानी कि इतिहास बना लेना, आने वाले समय में उसको वर्णित कर देना, तो यही इतिहास होगा। और आर्थिक माने रुपया पैसे से घटित घटना, राजनीतिक यानी राजनीति से घटित घटना को आप सभी को एक इतिहास के रूप में जब आप डिटेल में नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में आप इसको कवर करेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आधुनिक युग में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होकर इतिहास का अंग बनेंगे। बहुत सा ऐसा परिवर्तन हुए और यह भी परिवर्तन आने वाले इतिहास में बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि आधुनिक काल में परिवर्तनों का आरंभ यूरोप में हुए पूर्ण जागरण आंदोलन से हुआ। देखिए, आधुनिक काल में परिवर्तनों का जो आरंभ हुआ, इतिहास का परिवर्तन का आरंभ, वो यूरोप में हुए पूर्ण जागरण के आंदोलन से माना जाता है। इस आंदोलन की विशेषता थी कि सदियों से चलते आ रहे राजाओं की मनमानी और तानाशाही शासन तथा धर्म स्थलों में वितंडवाणी पादरियों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठी। यह आंदोलन लगभग संपूर्ण संसार में फैलने लगा। देखिए, जो आप आंदोलन देख रहे हो पूर्ण जागरण का, ये पूरे संसार में फैलने लगा। इससे तानाशाही जैसे बहुत सी शासन, धर्मस्थलों की वितंडवादी पादरियों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी काल में यूरोपीय साहसी नावक ने खोज यात्राओं की और उनके ऐसे देशों को खोज निकाला जिनकी जानकारी यूरोप को नहीं थी। सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में स्पेन का साहसी नावक कोलंब ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद वास्को डी गामा ने
जो पुर्तगाल का नाविक था, 1498 ईस्वी में भारत को खोज निकाला। इसके बाद तो खोजों का तांत लग गया, यानी कि बहुत सारे उसके बाद खोज होने लगा। यूरोपीय व्यापारी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महादेश के अनेक देशों से पहले तो व्यापार किया और बाद में वहां के शासक बन बैठे। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यूरोपीय व्यापारी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महादेश के अनेक देशों से पहले तो व्यापार किया, फिर बाद में वहां के बाद शासक ही बन बैठा कि ये देश हमारा हो गया, यहाँ पे हम अपना शासन चलाएं, कमाएं, जो भी कह सकते हैं, यानी कि हम वहाँ पे कुछ समय रह लिए तो वो हमारा देश बन गया। यही उन लोगों का ठान लिया था। इन व्यापारों से यूरोप वाले काफ़ी धनी हो गए। इस धन को वे व्यापार में ही लगाते रहे और धनी बनते रहे। अब तक सारे उत्पादन कार्य हाथ से होते थे, भारत में इससे अव्वल था। यहाँ का कपड़ा यूरोप में काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के सफल होने में उपभोक्ता वस्तुओं खासकर कपड़ा उत्पादन में बेहद बढ़ोतरी हुई। मशीन से बनने के कारण वहाँ के कपड़े नफीस तथा सस्ते होते थे। फल हुआ कि जहाँ पहले इंग्लैंड वाले भारत से कपड़ा खरीदते थे, अब इंग्लैंड में बने कपड़ों से भारत के बाजार भर गए। सस्ता और नफीस होने के कारण लोगों ने पसंद भी किया और वही बिकने लगा। नतीजा हुआ कि भारत के बुनकर बेकार हो गए, पूंजीपतियां अब धनी से धनी बनने लगे, जबकि मजदूरों का जीवन दयनीय होने लगा। भारत के कारीगर कृषि मजदूर बन गए। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ बताना चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इतिहासज्ञ हैं जो हमारे देश में खुद रहकर हमारे देश को पूर्ण रूपेण कह सकते हैं तो खंगार कर खाया, यानी कि हमारे देश को वो धोकर पड़ा हुआ था हमारे देश पे कि इस देश में जितने भी संसाधन हैं उसको हम खपत कर देंगे। यही अन्य देशों को आप अभी भी समझ सकते हो, चीन जैसे देश अभी भारत पे आक्रमण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सा खनिज है, उनको लोभ है कि ये खनिज हमें मिल जाएगी तो और हम कह सकते हैं तो विकसित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया जाए इंग्लैंड में अधिक माल तैयार होने से बाजार की आवश्यकता पड़ी। इंग्लैंड में जब अधिक माल तैयार हो गया तो बाजार की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि बाजार बनाना पड़ा। इसके लिए उपनिवेशवाद और फिर साम्राज्यवाद की ओर बढ़ना पड़ा। फिर उसके बाद आपको उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की ओर बढ़ना पड़ेगा। उन्हें तैयार माल की बिक्री के साथ सस्ते में कच्चे माल की भी आवश्यकता थी, अतः वे एशिया और अफ्रीका के देशों पर दखल जमाने लगे। उपनिवेशवादों की परंपरा सी चल पड़ी। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद जो होता है वो किसी दूसरे देश पर अपना दबाव जमा लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशिया अफ्रीका के अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका के देश भी किसी न किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश बन चुके थे। देखिए ये जो पैराग्राफ बताना चाहता है कि जब माल तैयार हो गया इंग्लैंड में तो बाजार की आवश्यकता हुई। जब बाजार की आवश्यकता हुई तो उसके लिए उपनिवेशवाद हो और साम्राज्यवाद हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ले जाकर बेचवाने का भी कोई काम करेगा तभी ना वो सामान बिकेगी। यही इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। और ना किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश बन चुके बैठे थे। ये सब इनका पैराग्राफ था, इसी को मैं समझाया। और देखिए एक पेज और है, इसी को मैं भी समझा देता। देखिए यहाँ पर एक पेज और खुलकर आ रही है। इस लेसन की जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है उसका मैं एक पेज कवर कर दिया, ये दूसरा पेज है। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, ये लेसन पूर्ण रूपेण। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में विश्व में महत्व की घटनाएं हुई। देखिए 18वीं जो शताब्दी था ना, वो अंतिम दशक में विश्व में पहली कह सकते हैं कि घटना थी, महत्व घटना थी, खास घटना थी। एक तो अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन तथा फ्रांस के राजा के विरुद्ध विद्रोह, ये दो ही घटना उस समय की महत्वपूर्ण थी। अमेरिका की खोज के बाद यूरोपीय देश के लोग, जिनमें अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, वहां बस गए, लेकिन वहां शासक इंग्लैंड का ही था। देखिए वास्तव में जो बहुत सारे देश हैं जहां अंग्रेज का पहले दबदबा था, जैसे भारत हुआ और यूरोप, बहुत सा ऐसा देश है जिस पे इंग्लैंड अपनी बुद्धि के बदौलत वहां पे दबदबा बना लिया था। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब वे इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वह शासन इंग्लैंड का ही था। अब वे इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे, सॉरी यहाँ पे दो बार ये बात रिपीट हो गई, लेकिन वह शासन इंग्लैंड का ही था।
इसके लिए युद्ध हुआ और अमेरिका जीता गया। देखिए, जो इंग्लैंड अमेरिका पर जो इंग्लैंड ने दबदबा बना लिया था, उसके लिए अमेरिका ने युद्ध लड़ा और अमेरिका इस युद्ध में जीत गया। फ्रांस की क्रांति भी सफल रही और वहाँ प्रजातंत्र व्यवस्था लागू हो गया, यानी कि कोई राजा नहीं बनेगी, कोई दूसरे ही राजा बनेगी, उसका बेटा प्रजातंत्र बने वही होता है। सत्ता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। विश्व में गुलाम देशों पर इस युद्ध और इस विद्रोह ने काफी प्रभाव डाला। अब वे एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाने लगे। देखिए, जब आप देखते होंगे कि आपके घर के पास ही अगर आपको कोई पढ़ते देखता है तो बहुत सारा लड़का, उसके में भी मन में यह उठता है प्रश्न कि हम भी पढ़ते, खास हम भी पढ़ते। उसी प्रकार जब अमेरिका ने स्वतंत्रता के लिए कुछ युद्ध लड़ी तो इसी प्रकार से बहुत सा देश अमेरिका का साथ देने लगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके पूर्व यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें इंग्लैंड बहुत आगे था। उनसे अन्य व्यापारियों को दबाकर पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर किया। फ्रांस और पुर्तगाल एक छोटे क्षेत्र में सिमट कर रह गए। अंग्रेजों का शासन स्थापित होने से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और नए विचारों का प्रवेश और प्रसार बहुत तेजी से हुआ। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भारत में इंग्लैंडियन बस गया, यानी अंग्रेज लोग बस गए, तो उन लोगों ने, जब अंग्रेज ही है भाई, तो वो अंग्रेजी भाषा की मतलब प्रचार प्रसार करने लगा भारत में। दुखदाई बात यह थी कि अंग्रेज भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन निर्ममता पूर्वक करने लगा। देखिए, बहुत सारे हमारे देश में आर्थिक संसाधन हैं, जैसे आपका कोयला हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, बहुत सारे ऐसे खनिज थे। उसको मतलब उस पर ममता नहीं थी इंग्लैंड वाले को या अंग्रेज को कि ये खत्म हो जाएगी, तो उस पर पूर्ण रूपेण दोहन किया, उसका मतलब उसका यूज नहीं किया, बल्कि हमारे देश से लूट लेकर जा रहा था, अपने देश में लूट कर खा रहा था, कह सकते हैं। इंग्लैंड अपने देश में उत्पादित वस्तुओं से भारतीय बाजारों को भरने लगे। मशीन से बनी वस्तुएं सस्ती तो थी, देखने में भी अच्छी लगती थी। इस कारण देशवासियों का झुकाव उन वस्तुओं की ओर बढ़ने लगा। अब तक भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन चुका था। हालांकि यदा कदा कहीं कहीं विरोध के भी स्वर उठने लगे, जिन्हें वे बलपूर्वक दबा देते थे। देखिए, भारत पर इंग्लैंडियन जो था वो पूरा दबदबा बना चुका था, लेकिन कुछ भारत में ऐसे भी जगह थे जहाँ पे उनका विरोध कर रहे थे, विरोध के स्वर उठ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, एक अंग्रेज लेखक जेम्स मिल था जो खुले आम कहता था कि एशियाई देश के लोग सभ्यता के मामले में यूरोप से काफी पीछे हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हिंदू शासक हो या मुसलमान शासक तानाशाही शासन ही चलाते रहे थे, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, कनाडा के प्रजातंत्र को देख भारत के लोग भी स्वतंत्र होकर प्रजातंत्र शासन चलाने में तमाम पालने लगे, तमन्ना पालने लगे। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तानाशाही शासन, फिर मुसलमान की शासक चला, वहाँ पे भारत में हिंदू शासक चला, बहुत सा शासक चला, लेकिन जब यहाँ पे आया आपका इंग्लैंडियन, फ्रांस और अमेरिका, कनाडा के प्रजातंत्र को देखकर भारत के लोग भी स्वतंत्र होकर प्रजातंत्री शासक माने राजा को हटाकर वो खुद चुनकर शासन बनाने लगा। भारत के मन में जागरण कह सकते हैं, भारत को एक प्रेरणा के रूप में मिली कि हमें भी जागनी चाहिए। शासन संबंधी अभिलेखों को जहाँ रखा जाता है उसे अभिलेखगार कहते हैं। कोई चाहे कि क्या, कब, क्या हुआ, अभिलेखगार में जाकर देख सकता है। अगर कोई चाहता है कि हम यह पता करें कि कब क्या हुआ, तो आप अभिलेखागार में जाकर देख सकते हो। पुस्तकालयों में तत्कालीन लेखकों की पुस्तकें, आत्मकथाएं, स्मरण और यात्रा वृत्तांत देखा जा सके। यही सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मानचित्र पर न केवल राज्य, प्रांत, जिला आदि के साथ स्थानांतरण, वनस्पति, उपज, जनसंख्या, धर्म, जाति, बहुत सा ऐसा भारत के बारे में रिकॉर्ड रखा गया है। शैक्षणिक स्तर पर रिकॉर्ड रखा गया है। पिछड़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात पर भी सोचा समझा जाता था पहले। इसको सभी को रिकॉर्ड किया गया किसमें, तो यहाँ पे मैं बता दिया था कि अभिलेखगार में जाकर आप देख सकते हो ये सब। कैमरा के आविष्कार तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से तत्कालीन तथ्य सबके समक्ष आने लगे। आधुनिक भारत उपमहाद्वीप में भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आदि आते थे। देखिए,
जो उस समय आधुनिक भारत के महाद्वीप में भारत सहित पाकिस्तान भी आता था। पहले बांग्लादेश भारत का ही भाग है, नेपाल भी भारत का ही भाग है, भूटान भी भारत का ही भाग है, श्रीलंका भारत का ही भाग है, मालदीव, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे उदाहरण, ये सभी भारत का ही पहले कह सकते हैं भारत ही था। ये धीरे धीरे कहें तो खुद में जैसे अगल बगल में लड़ाई होती है घर में, तो फिर भाई अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सभी भाई थे आपस में, कुछ नुक्स अपने खुद लड़ते रहे जिसके कारण इन लोगों को अलग होना पड़ा। पहले जहां बिहार उड़ीसा भी बंगाल के अधीन थे, बाद में 1912 में अंग्रेजों ने बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया और 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। आज बिहार के भी दो भाग हो गए हैं, बिहार और झारखंड। देखिए पहले बिहार भी, उड़ीसा, बिहार, बंगाल ये सभी एक था, लेकिन 1992 में अंग्रेजों ने बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया। फिर 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। आज बिहार के भी दो भाग हैं, पहले फिर भी बिहार और झारखंड बचा हुआ था, उसको भी अब अलग कर दिया गया। तो यही था इस लेसन का फुल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मैं इतनी जब मेहनत करता हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए इस पार्ट का जितने भी इस पार्ट में आए हैं प्रश्न उसको भी मैं सोल्व करूँगा और अभ्यास के प्रश्न भी सोल्व करके आपके सामने लाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।